गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोग ने स्टार्ट किया था आपका सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ME 201, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे आपके सेकंड टॉपिक जो कि है 1.2 कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो देखिए, ये बिल्कुल अब आपका बेसिक स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट आपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रेस। तो सबसे पहले स्ट्रेस आती किसकी वजह से है और किस किस टाइप से आ सकती है, उन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में आपको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज लोड। देखिए, लोड जो है वो सबसे बेसिक चीज है। आपको बताऊं मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर कि इसकी वजह से ही स्ट्रेस जनरेट होता है। तो लोड के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं हम लोग। Load is defined as an external force or couple to which a component is subjected during its functionality। देखिए, और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। लोड क्या होता है? लोड कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है या फिर कपल हो सकता है। अब देखिए, आप लोग सब मैकेनिक्स पढ़कर आए हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप लोड और कपल में फोर्स और कपल में डिफरेंस जानते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, बेसिक फोर्स आपको पता है एक सिंगल एंटिटी होती है, फोर्स लगता है और वो आपका किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। अब यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है तो बॉडी पे मतलब बाहर से फोर्स लगेगा। और कपल क्या होता है? दो फोर्स मिलकर एक कपल बनाते हैं जो बॉडी को किसी ना किसी डायरेक्शन में या तो मूव करते हैं या रोटेट करते हैं। इस तरह से वो लगते हैं। अब वो कपल चाहे बेंडिंग हो सकता है, चाहे ट्विस्टिंग हो सकता है, वो आपको आगे डिस्कस किया जाए। तो आपको समझ में आया? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर कपल जो कंपोनेंट पे लग रहा हो। कंपोनेंट का मतलब क्या है? जो हमारा पार्ट है, प्रोडक्ट है, जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो उस कंपोनेंट पे लग रहा हो। कब? सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी, मींस कि जब वो यूज आ रहा हो या फिर वर्किंग में हो, जहां पे उसका फंक्शन है, जो वो कंपोनेंट या पार्ट हम बना रहे हैं उसका जहां पे भी फंक्शन होगा, जहां पे भी वो यूज आ रहा होगा, वहां पे उस पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कपल लगता है तो उसे हम लोग बात करते हैं लोड की। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी एक मशीन पार्ट है। आप सबने शायद बेसिक लेथ मशीन देखी होगी। वहां पे हम किसी भी पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर वहां पे उस पार्ट पे अगर वो वर्क कर रही है लेथ मशीन, तब उस किसी भी एक पार्ट पे कितने लोड लग रहे हैं, कोई अगर उस पर फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, या फिर कोई मोमेंट लग रहा है, या फिर कोई कपल लग रहा है, तो इस तरह से जो भी उस चीज पे लगेगा उसको हम डिफाइन करेंगे एज ए लोड। अब लोड किसी भी तरह के हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे लिए आप देख सकते हैं। वेट ऑफ ए कंपोनेंट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर कंपोनेंट। अब जैसे मैंने बात की, कंपोनेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं पे यूज आ रहा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला ही वहां पे लगा होगा। उस जैसे वो मशीन होगी या फिर कुछ और होगा, वहां पे बहुत सारे कंपोनेंट्स वैसे लगे होंगे। तो हो सकता है कि एक कंपोनेंट किसी और दूसरे कंपोनेंट के ऊपर हो, तो उसका जो वेट होगा वो भी उस कंपोनेंट पे एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी वेट लगेगा वो तो नीचे लगेगा ही ना, उसके ऊपर जो नीचे वाली बॉडी है, तो उस पर वो एक्सटर्नल फोर्स आपका लगाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ये भी आपको पता है, कोई भी अगर चीज रोटेट हो रही है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उस पर लगेंगे। विंड फोर्सेस, विंड तो हमेशा हर जगह चल रही है, तो वो किस लेवल का होता है विंड फोर्स, ये अलग होता है, लेकिन विंड फोर्सेस एक्ट होते हैं। फ्लूइड फोर्सेस, अगर वहां पे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बेंडिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल, ये अपने अकॉर्डिंग वहां पे जैसा भी सिचुएशन है, जैसा उसका फंक्शनैलिटी है, उसके बेसिस पे वो वहां पे आपके लग सकते हैं। तो ये था बेसिक लोड क्या होता है। अब लोड में देखिए, हम लोग अब आगे बात करेंगे। जो आपके सिलेबस में अभी केवल हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं, कपल्स की बात हम लोग आगे करेंगे। तो लेकिन अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट में फोर्सेस की। सो फोर्सेस
फोर्स आपको पता है क्या होता है। फोर्सेस की यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे जनरली वो दो टाइप्स के बात करेंगे। फोर्सेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। पहला है डायरेक्ट और नॉर्मल फोर्स और दूसरा है शियर फोर्स। ये दो फोर्सेस की हम यहाँ पे जनरली बात करेंगे जो हमारा बेसिक है। इन्हीं फोर्सेस के बेसिस पे आपकी स्ट्रेस भी जनरेट होगी। तो सबसे पहले फोर्सेस के देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है। डायरेक्ट और नॉर्मल फोर्स, देखिए फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। जो भी आपकी कंपोनेंट है, बॉडी है, मटेरियल पार्ट कुछ भी है, उसके जो क्रॉस सेक्शन है अगर उसके परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर आप जानते हैं 90 डिग्री की बात हो रही है, तो अगर 90 डिग्री पे उस पर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम बोलेंगे डायरेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स। अब जो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो देखिए ये क्या होता है कि या तो ये खींच सकता है इसको पार्ट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या फिर इसको दबा सकता है। तो उस बेसिस पे ये दो टाइप्स में और क्लासिफाई किया गया है, जिसे हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स कौन सा होता है कि जो उस पार्ट या उसको खींचता है, टेंशन लगाता है उस पर, खिंचाव वाला फोर्स जो होता है। और जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो होता है आपका दबाने वाला फोर्स, उसका संपीड़न एक तरह से इसको बोलते हैं हम लोग। तो दबाता है ये, इसको कंप्रेस करता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स है वो है आपका शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या कहता है, फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए वही है, अब क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल अगर फोर्स लग रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे शियर फोर्सेस। तो इस तरह से दो तरह से हम बेसिकली फोर्सेस को क्लासिफाई किया है। आगे बात करते हैं, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है स्ट्रेस। होती क्या है स्ट्रेस, कैसे जनरेट होती है, सारा आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से, समझिएगा बिल्कुल बेसिक से। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं स्ट्रेस होती क्या है, आज मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा और उसे समझने का। सबसे पहले एक डेफिनेशन है वो मैं रीड कर देता हूँ, उसको समझा देता हूँ आपको। Stress is the internal resistance offered by the body to the external load applied to it per unit cross sectional area। देखिए एक एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग। सबसे पहला वर्ड है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स इसको बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेस जो है कभी भी आपकी बाहर से नहीं लगती है, वो बॉडी के अंदर से बॉडी पे लगती है। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही लोग आपको इंटरव्यू में भी इसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है, कहाँ लगती है, कैसे होती है। तो स्ट्रेस आप ये क्लियर रखिए, सबसे जो पहला वर्ड है वही है ये कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स आप इसे बोल सकते हैं कि ये अंदर से लगेगा। कब लगेगा, ऑफर्ड बाय द बॉडी, वो समझ गए हैं आप, टू द एक्सटर्नल लोड अप्लाइड टू इट। कहाँ किसके ऊपर लगेगा, जब एक्सटर्नल लोड हम इस पर लगाएंगे तो उसके जवाब में वो आपकी बॉडी जो है अंदर से एक फोर्स लगाएगी। उस फोर्स को अगर हम लोग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बात करें तो उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेस। समझ आया आपको, और अच्छे से मैं आपको फिगर से समझाऊंगा। देखिए क्या होता है, एक बॉडी है उसको आप खींच रहे हैं या फिर आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा आप ये जानते हैं कि बॉडी अपनी, अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अंदर की बॉडी के जो इंटरनल फोर्सेज हैं वो उसको रजिस्ट करेंगे। तो उस जो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए जो अंदर से फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को अगर हम लोग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बात करें तो वो टर्म जो होता है वो हमारा कहलाएगा स्ट्रेस या फिर तनाव। तो ये था हमारा स्ट्रेस का डेफिनेशन, आई होप समझ में आया होगा। बाकी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको फिगर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रेसेस आर नॉर्मल टू द प्लेन टू विच दे एक्ट एंड आर टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर। अभी जनरल स्ट्रेस की बात कर रहा है कि वो कंप्रेसिव या टेंसाइल हो सकती है और वो नॉर्मल लगती है प्लेन के, ऐसा जरूरी नहीं है, केवल नॉर्मल स्ट्रेस की बात है। As we know that in mechanics of deformable solids, देखिए वही बात है जो मैंने आपको बताई वो समझा रहा है ये। Externally applied forces acts on a body and body suffers a deformation। वही बात है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाएंगे बॉडी पे तो बॉडी में एक डिफॉर्मेशन आएगा।
From equilibrium point of view, this action should be opposed or reacted by the internal forces which are set up within the particles of materials due to cohesion. अब देखिए वही चीज है कि हो क्यों रहा है। सबसे पहली बात, हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, वो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको अपोज करनी चाहिए, और वो अपोज इंटरनल फोर्सेस करेंगे। कौन से? क्योंकि मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं वो कोहेशन से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर वो उन्हें खींचेंगे तो वो पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, लेकिन वो जो कोहेशन फोर्स लगेगा वो इसका अपोज करेगा, और यही सब मिलके किसको जन्म देते हैं? स्ट्रेस को जन्म देते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, दीज इंटरनल फोर्सेस गिव राइज टू ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको क्या है स्ट्रेस, कैसे जनरेट हो रही है। बाकी मैं आपको अगले जो फिगर है उससे आपको और अच्छे से समझाता हूं। तो देखिए ये है वो फिगर, हम आपको समझा देता हूं कैसे हमने लिया है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर रोड सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल P। ये एक रोड है जिसे हमने कंसीडर किया है, और मैंने आपको बताया कि एक्सियल पुल। अब इस पे देखिए फोर्स कौन सा लग रहा है। अभी हमने फोर्सेस की बात की थी, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये इसके क्रॉस सेक्शन की आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है और परपेंडिकुलर बाहर की साइड लग रहा है। तो ये कौन सा फोर्स होगा? आपका नॉर्मल टाइप का फोर्स होगा, लेकिन उसमें भी जो है टेंसाइल फोर्सेस ये होंगे। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को यहाँ पे खींच रहा है। अब इसी रोड को क्या किया है हमने, बीच में से दो पार्ट में काट दिया है। वही चीज लिखी हुई है, लेट अस इमेजिन दैट द सेम रेक्टेंगुलर बार इज assumed टू बी कट इनटू टू हाफ्स at the section xx. Each portion of this rectangular bar is in equilibrium under the action of load P and the internal forces acting at section xx has been shown. अब वही बात है, अब समझिएगा, कुछ नहीं है कि हमने क्या है, इसको दो पार्ट में काट दिया है। अब जब दो पार्ट में हमने इसे काटा तो उसके जो दोनों सेक्शन है वो अलग अलग, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये xx सेक्शन है, यहाँ से हमने इसे काट दिया है, और ये लेफ्ट और साइड राइट साइड जो दोनों पार्ट हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। किसके बेसिस पे? ये जो P फोर्स इस पे लग रहा है। तो अब बात करते हैं, देखिए वही चीज है कि यहाँ पे हम पहले वाले पार्ट में बात करते हैं कि ये P फोर्स इस बॉडी को यहाँ खींचना चाहेगा। तो होगा क्या? आप देखिए कि ये जो P फोर्स है, ये जो इस बॉडी के पार्टिकल्स हैं यहाँ वाले, इनको ये इधर खींचना चाहेगा, लेकिन इसके साथ ही ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो इसको अपोज करने के लिए इसकी बॉडी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगी। वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ लग रहा है? ये लग रहा है, देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का वो रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगी, जिसे ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। सिमिलरली राइट साइड वाले पोर्शन में भी यही होगा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि P फोर्स से वहां खींच रहा है, तो ये वापस जाने के लिए ये फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। और इसी फोर्स को अगर मैं पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये है उसकी बात करूं, तो उसी टर्म को हम लोग नाम लेते हैं स्ट्रेस। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा स्ट्रेस क्या है। देखिए बहुत ही बेसिक चीज है, अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, तभी हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ पाएंगे। तो आप क्लियर रखिए स्ट्रेस होती क्या है। अब देखिए लेकिन होता क्या है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। स्ट्रेस में अब क्या होगा कि हम लोग क्या है कि अब ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि अगर ये पूरी बॉडी में ये फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये और पूरी बॉडी का जो फोर्स होगा वो उसी के बराबर होगा जितना कि एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रखते हैं, और तब हम लोग जब स्ट्रेस का जो आपका फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, जो स्ट्रेस आ रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से आ रहा है। तो आपको ये बता भी देता हूं मैं आगे कैसे इसका आपका लिखते हैं अपन। तो now the stress is defined as the force intensity और force per unit area, वही internal resistance force per unit area। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं सिंबल सिग्मा से। अब सिग्मा जो आ जाएगा वो हम देख सकते हैं P/A लिखा हुआ है। अब ये P क्या था? एक्सटर्नल फोर्स था, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपको हमेशा फॉर्मूला यही लगाना है, एक्सटर्नल फोर्स P डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A। लेकिन ये स्ट्रेस इसकी वजह से नहीं आया है,
यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो यही बनता है, सिग्मा इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन उस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग इक्वल करते हैं P के, क्यों? क्योंकि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, तब जाके हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू P बाय A। A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट अब आपके एकदम क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट्स आपको अगर रहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस की। देखिए जनरली हम लोग ऐसा ही यूनिट्स बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है उसको हम लोग लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा अगर इससे हायर यूनिट्स में अगर हम लोग जाते हैं तो मेगा पास्कल जो कि 10 पावर 6 पास्कल होता है, गीगा पास्कल 10 पावर 9 पास्कल होता है, किलो पास्कल 10 पावर 3 पास्कल होता है। तो इनमें भी किसी में भी आपको यूनिट्स दी जा सकती है। ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कन्वर्जन आप ध्यान रखें और याद रखें। समटाइम्स न्यूटन पर mm स्क्वायर यूनिट्स आर आल्सो यूज्ड। समटाइम्स क्या होता है, आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर भी यूनिट यूज की जाती है, बिकॉज ये किसके इक्विवेलेंट होती है, एक मेगा पास्कल के इक्विवेलेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 पावर -6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई होकर 10 पावर 6 यहाँ पे बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जनरली जो यूनिट आपको मैक्सिमम टाइम्स आपको मेगा पास्कल में ही दी होगी या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में दी होगी। तो ये मोस्ट यूजेबल यूनिट इसकी है। तो इस तरह से स्ट्रेस आपको समझ में आया। अब बात करते हैं स्ट्रेसेस किस टाइप्स में हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, देखिए ओनली 2 बेसिक स्ट्रेसेस एग्जिस्ट। जो बेसिक स्ट्रेसेस होती हैं केवल 2 टाइप से ही हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने फोर्सेस की थी, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। अब अदर जो भी स्ट्रेसेस होती हैं वही चीज लिखी हुई है मैंने, आइदर द सिमिलर ऑफ द दीज बेसिक स्ट्रेसेस, जो और भी स्ट्रेसेस होंगी वो या तो ये बेसिक स्ट्रेसेस है इनके सिमिलर होंगी या इन्हीं का कॉम्बिनेशन होंगी। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेंडिंग स्ट्रेस होता है, टेंसाइल का और कंप्रेसिव का और शियर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होता है, टॉर्जनल स्ट्रेस जो होती है, ट्विस्टिंग स्ट्रेस जो होती है वो आपकी शियरिंग स्ट्रेस ही होती है। तो बेसिकली केवल 2 टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं, वो होती है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। बाकी बेंडिंग है जो होती है वो नॉर्मल का ही टाइप में हम कंसीडर करते हैं, ट्विस्टिंग जो होती है वो शियर के टाइप में हम लोग कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं दोनों स्ट्रेसेस को अलग अलग कि क्या होती है दोनों स्ट्रेसेस और कैसे इन लोगों को हम लोग देखते हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस, देखिए वी हैव डिफाइंड स्ट्रेस एज फोर्स पर यूनिट एरिया, वो हमने डिफाइन किया था। इफ द स्ट्रेसेस आर नॉर्मल टू द एरियाज कंसर्न देन दीज आर टर्म्ड एज द नॉर्मल स्ट्रेसेस। देखिए वही है, मेनली जो था वो मैंने आपको फोर्स में बता दिया है कि फोर्स के बेसिस पे ही स्ट्रेस जनरेट होगी और उस फोर्स के अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन भी मिलेगी। अगर वो जो आपका जो स्ट्रेसेस होती हैं नॉर्मल अगर होती हैं एरिया कंसर्न के, तो वो आपको नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी, और यही चीज अगर वो पैरेलल होती है क्रॉस सेक्शन के तो वो आपको शियर स्ट्रेस कहलाएगी। मींस नॉर्मल फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस या डायरेक्ट स्ट्रेसेस होती हैं, और जो शियर फोर्सेस की वजह से जनरेट होती हैं वो शियर स्ट्रेसेस होती हैं। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपको दिखा रखा है, ये आपका बॉडी है, इस बॉडी पे ये जो लग रही है स्ट्रेस लग रही है, सिग्मा से इसको डिनोट किया है। अब देखिए जो स्ट्रेस है ये परपेंडिकुलर है किसके, एरिया के, तो यह आपकी नॉर्मल स्ट्रेस में कंसीडर होगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। देखिए बहुत ही बड़ी टर्म आई है यहाँ पे, क्या है ये, यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होती है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखिए होती है आपके स्ट्रेसेस का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक बॉडी आपने ली, उसमें बहुत सारी स्ट्रेसेस लग रही हैं, तो अगर उन सबको हम लोग उस पर रिप्रेजेंट करें तो उस चीज को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब ये कई टाइप्स की हो सकती हैं, इसको बात करते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे बात करते हैं, यूनिएक्सियल, बायएक्सियल, ट्राइएक्सियल, इस तरह से स्टेट ऑफ स्ट्रेस होती है। क्या डिफरेंस होता है,
यूनिएक्सियल, देखिए तीनों यहाँ पे हैं, आपको मैं तीनों समझा देता हूँ फिगर से ही। यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब है केवल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी, तो वहां पे ये डायरेक्शन जो है, देखिए आप हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन जो है केवल इसी में स्ट्रेस है, ना इस वर्टिकल वाली में है और ना ही ये परपेंडिकुलर वाली में स्ट्रेस है। सेकंड, बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यहां आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में दो स्ट्रेसेस लग रही हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होती है, देखिए तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में म्यूचुअली आपके स्ट्रेसेस यहाँ पे लग रही हैं, इस केस को हम बोलते हैं ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। से आपको क्लियर है, अलग अलग केसेस हैं आपके, कभी भी काम आ सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए। पहली बात तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, वो आपका होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस को एक बार दिखाना एक फिगर के माध्यम से, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेस। और अब इसमें जो तीन टाइप थे, एक डायरेक्शन में अगर होता है तो उसे यूनिएक्सियल बोलते हैं, दो डायरेक्शन में तो बायएक्सियल, और तीनों डायरेक्शन में होती है तो ट्राइएक्सियल हम बोलते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे आपके लिखा भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपकी टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, देखिए वही चीज है जैसे वहां पे नॉर्मल फोर्सेस के टाइप थे, टेंसाइल या कंप्रेसिव, उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि स्ट्रेसेस अगर आउट ऑफ द एरिया लग रही है तो वो टेंसाइल स्ट्रेस होगी जो उसे खींचना चाह रही है, और अगर इनटू द एरिया लग रही है तो वो उसे दबाना या कंप्रेस करना चाह रही है, तो वो आपकी होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। यही आपका दोनों का इसमें आपका जो क्लासिफिकेशन हो गया है, दोनों टाइप के आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक बेसिक चीज है कि साइन कन्वेंशन हम लोग क्या ले रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, तो देखिए ये स्टैंडर्ड है, टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव लेंगे। ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन, ये बहुत काम आएगा आगे तक, आपके हर चैप्टर में काम आएगा एक तरह से मान लीजिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टेंसाइल जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेसिव जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। अब लास्ट आपका जो है ये है शियर स्ट्रेसेस, जो आपका सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेसेस है। आपको वैसे ही क्लियर कर चुका हूं मैं बात कि देखिए शियर फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो शियर स्ट्रेसेस कहलाएंगी। और शियर फोर्सेस कैसे आते हैं, वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपका रहेगा उसके पैरेलल अगर रहते हैं तो वो आपकी शियर स्ट्रेसेस या शियर फोर्सेस रहेंगी। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर पे देख भी सकते हैं कि आपका ये बॉडी है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, इसके पैरेलल में ये फोर्सेस लग रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलेंगे शियर फोर्सेस। एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट अस कंसीडर नाउ द सिचुएशन वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मटेरियल is subjected to a distribution of forces which are parallel। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात थी कि वो जो एरिया है उसके पैरेलल जो है फोर्सेस लगे हुए हैं रेदर देन नॉर्मल, नॉर्मल की बजाय पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल मींस समानांतर। टू द एरिया कंसर्न सच फोर्सेस एसोसिएटेड विद ए शेयरिंग ऑफ मटेरियल। अब ये जो फोर्सेस करते क्या है, ये शेयरिंग करते हैं। ये क्या करेंगे कि इस ब्लॉक को शेयर करने की कोशिश करेंगे, ये इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए ऊपर वाली अगर सरफेस की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसको ये आगे खींचना चाहेंगे, जबकि नीचे जो फोर्सेस लगेंगे वो उसको उधर आगे खींचना चाहेंगे। तो एक तरह से ये शेयर होता है, डिफॉर्म इस तरह से होता है। तो इसी फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं शेयर फोर्सेस, और जो इसके रिजल्ट जो स्ट्रेस जनरेट होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेसेस। आगे देखते हैं, इसमें देखिए आपको वही है कि जो रिजल्टिंग फोर्स इंटेंसिटीज होंगी उनको हम शेयर स्ट्रेसेस बोल रहे हैं। अगर मीन शेयर स्ट्रेस आपको डिफाइन करनी है, सबसे पहली बात इसे हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रीक लेटर टाउ से, और इसे भी हम लिखेंगे वैसे ही P/A, लेकिन इस बार जो फोर्स होगा वो शेयर फोर्स होगा, और एरिया जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका होगा जिसपे वो लगेगा। टोटल एरिया जिसपे वो फोर्स लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एरिया आपका होगा यहाँ पे। ये आपको बता ही दिया है मैंने कि ग्रीक सिंबल टाउ से हम लोग इसे डिनोट करते हैं शेयर स्ट्रेस को। इट मींस टेंजेंशियल, एक तरह से बोल सकते हैं इसको। अब साइन कन्वेंशन की बात आती है शेयर स्ट्रेसेस के लिए। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी आपके यूज भी आएगा आगे। शेयर स्ट्रेसेस देखिए क्या होता है, मैं आपको जनरली आगे भी बताऊंगा, अभी पहले बता देता हूं कि जनरली वो कपल में लगती है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर या
जैसे एक बॉडी पे अगर ऊपर लग रही है तो वो नीचे भी उस पर लगती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि वो ट्राई करती है बॉडी को टर्न करने का एक तरह से। अब उसी बेसिस पे उनकी डायरेक्शंस रहती है कि टेंडिंग अगर वो टर्न करने का कर रही है किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो होगा आपका पॉजिटिव, उसे आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। अगर वो टर्न करना चाहेगी उसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए, तो उसे हम लोग लेंगे नेगेटिव। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा के अनुसार, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा के विपरीत। तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, इसे हम नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से आपका बेसिक ऑफ शेयर स्ट्रेसेस भी खत्म हो चुका है। आज के लेक्चर में हमने आपको सबसे पहले लोड बताया, बेसिक लोड क्या होता है, फिर फोर्स में किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स, फिर हमने स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, फिर नॉर्मल स्ट्रेसेस कैसी होती हैं, फिर शियर स्ट्रेसेस कैसी होती हैं, कैसे इनका साइन कन्वेंशन रहता है, ये सारा आज हमने स्टडी किया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई भी डाउट्स अगर आपको रहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।